आज की इस खास डीप डाइव में सभी का स्वागत है। तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं काव्या। यहाँ स्क्रीन पर ध्यान दो। जी। देखो, इस स्लाइड पर एक चमकदार 3D कोशिका बनी है और इसके चारों ओर डीएनए के छल्ले ऐसे घूम रहे हैं, जैसे ये कोई ग्रह हो या अपना एक अलग ही ब्रह्मांड हो। अरे वाह, ये 3D एनिमेशन तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ना? तो यहाँ हेडलाइन कहती है कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है। मतलब जैसे ईंटों से दीवार बनती है, वैसे ही कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है। ये दुनिया की सबसे छोटी जीवित इकाई है और ये सिर्फ एक बनावट या स्ट्रक्चर नहीं है, ये जीवन की क्रियात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट है। एक सेकंड कैलाश सर, मुझे यहाँ एक डाउट है। इसे सिर्फ स्ट्रक्चर क्यों नहीं कहते? ये फंक्शनल यूनिट कहने का क्या मतलब है? बहुत ही लॉजिकल सवाल है काव्या। इसे फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर का हर एक काम, जैसे सांस लेना या ऊर्जा बनाना, वो असल में इसी एक अकेली कोशिका के अंदर होता है। ओह, समझ गई। और अरे कैलाश सर, मुझे यहाँ नीचे एक लाल रंग का बॉक्स दिख रहा है, रेड एग्जाम अलर्ट। बेहतरीन। तो परीक्षा के लिए इसे बिल्कुल याद रखना काव्या कि यह कोशिका या सेल शब्द लैटिन भाषा के सेलुला से आया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। सेलुला यानी छोटा कमरा। ठीक है, मैंने नोट कर लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, जहां हम इतिहास में पीछे जाएंगे। इतिहास, विज्ञान की क्लास में। हाँ, क्योंकि ये सफर बहुत दिलचस्प है। देखो, यहाँ एक चमकता हुआ 3D टाइमलाइन का रास्ता बना है और उस रास्ते पर कुछ 3D आइकन्स रखे हैं। एक कॉक का टुकड़ा, एक पुराना माइक्रोस्कोप और एक चमकती हुई पानी की बूंद। ये टाइमलाइन तो काफी लंबी लग रही है सर। बिल्कुल। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में पहली बार मृत कोशिका खोजी थी। फिर 1674 में ल्यूवेनमॉक ने पहली जीवित कोशिका खोजी। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक खोजा और 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका के तरल पदार्थ को जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। एक मिनट कैलाश सर, हुक ने जो कॉर्क में देखा था वो मृत कोशिका क्यों थी? क्योंकि काव्या, कॉर्क पेड़ की बाहरी छाल होती है। समय के साथ उसके अंदर का जीवन खत्म हो चुका होता है और सिर्फ बाहर की कोशिका भित्ति यानी दीवार बची होती है। इसलिए उन्हें सिर्फ खाली कमरे दिखे। अच्छा, मतलब अंदर कोई जान नहीं थी। अरे, मुझे टाइमलाइन के अंत में एक और रेड अलर्ट बॉक्स दिख गया है। क्या लिखा है उसमें? ये परीक्षा के लिए बहुत अहम है। इसमें कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी के बारे में लिखा है। एकदम सही। परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। याद रखना, कोशिका सिद्धांत स्लीडन और श्वान ने दिया था और बाद में 1855 में वर्चुआ ने इसे आगे बढ़ाया और बताया कि नई कोशिकाएं हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं, यानी जीवन हमेशा पहले से मौजूद जीवन से ही आता है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। हाँ सर, ये वाली स्लाइड थोड़ी लहरदार सी लग रही है। हाँ, इसे 3D फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका का द्वारपाल। ये लिपिड की दोहरी परत है जिसमें नीले रंग के प्रोटीन ऐसे लगे हैं जैसे कोई सुरक्षा गेट हो। और देखो, उनमें से O2 और CO2 गैसें कैसे आर पार जा रही हैं। ये तो किसी चेकपोस्ट जैसा लग रहा है। सही कहा। ये सबसे बाहरी परत है। इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि ये सिर्फ चुनिंदा चीजों को ही अंदर बाहर जाने देती है। गैसों का आदान प्रदान विसरण यानी डिफ्यूजन से और पानी की गति परासरण यानी ऑस्मोसिस से होती है। मेरा एक डाउट है कैलाश सर, क्या इस झिल्ली के पास अपना कोई दिमाग होता है जो ये चुनती है कि किसी अंदर आने देना है? नहीं काव्या, इसका कोई दिमाग नहीं होता। ये सब कणों के आकार और रासायनिक गुणों के आधार पर अपने आप होता है, भौतिकी के नियमों से। वाओ, प्रकृति भी कितनी स्मार्ट है। अरे सर, यहाँ कोने में मुझे रेड अलर्ट बॉक्स मिल गया। तो जल्दी से बताओ क्या है उसमें, ताकि श्रोताओं को भी पता चले। इसमें अमीबा के बारे में लिखा है। हाँ, परीक्षा में आता है। अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है, मतलब वो अपनी इसी लचीली झिल्ली को मोड़कर खाने को निगल लेता है। एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं काव्या। जी कैलाश सर। अरे, इस कोशिका के चारों ओर तो एक हरा सा हेक्सागोनल कवच चमक रहा है। बिल्कुल, ये कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है, पौधों का मजबूत कवच। ये केवल पौधों, कवक यानी फंजाई और बैक्टीरिया में होता है। जंतुओं में ये नहीं होता। ये सेल्यूलोज का बना होता है और पौधों को दृढ़ता और मजबूती देता है। कैलाश सर, हम इंसानों में ये मजबूत कवच क्यों नहीं होता? हमें भी तो मजबूती चाहिए ना।
सोचो काव्या, पौधों को एक ही जगह खड़े रहकर तेज आंधी, बारिश और मौसम की मार सहनी पड़ती है। उनके पास छिपने की जगह नहीं है, जबकि हम इंसान और जंतु खतरे से भाग सकते हैं। अगर हमारे पास ये कठोर कवच होता तो हम मुड़ भी नहीं पाते। ओहो, भागना तो दूर की बात है, सही कहा आपने। अरे साहब, मुझे रेड अलर्ट बॉक्स दिख रहा है और इसमें एक अजीब सा शब्द लिखा है, जीव द्रव्य कुंचन। हाँ, प्लाज्मोलाइसिस। इसे ध्यान से समझना। जब किसी पादप कोशिका को बहुत गाढ़े घोल में रखते हैं तो वो पानी छोड़ देती है और अंदर से सिकुड़ जाती है, लेकिन उसकी ये बाहरी दीवार वैसे ही खड़ी रहती है। परीक्षा के लिए ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। समझ गई सर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, कोशिका के दिमाग के बारे में। जी, मतलब सेल का हेडक्वार्टर? बिल्कुल। यहाँ 3D एनिमेशन में देखो, एक उलझावा नीला धागा है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। फिर एक तीर के निशान के बाद वो सुलझकर एक एक्स आकार में बदल रहा है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। ये बदलाव कैसे हो रहा है? यह केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर होता है। यह कोशिका के सभी कामों को कंट्रोल करता है। सामान्य अवस्था में डीएनए क्रोमैटिन के रूप में उलझा रहता है, लेकिन जब कोशिका का विभाजन होना होता है तब यह सुलझकर क्रोमोसोम बन जाता है। और जीन डीएनए का वो हिस्सा है जो माता-पिता से गुण बच्चों में लाता है। तो कैलाश सर, एक डाउट है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में असल फर्क क्या है? असल में दोनों एक ही चीज हैं कैव्या, बस पैकिंग का फर्क है। जैसे खुली हुई उलझी ऊन और ऊन का एक अच्छे से लपेटा हुआ गोला। अरे वाह, क्या उदाहरण है। अच्छा सर, यहाँ एक रेड बॉक्स है, इसमें लिखा है कि बैक्टीरिया में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। एकदम सही। परीक्षा के लिए याद रखना कि बैक्टीरिया के आनुवांशिक क्षेत्र को केंद्रकाय या न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि उसमें केंद्रक की झिल्ली नहीं होती। ठीक है, न्यूक्लियोइड। चलो अब अगली स्लाइड पर तुलना करते हैं काव्या। जी सर, यहाँ दो अलग-अलग 3D मॉडल्स दिख रहे हैं। हाँ, एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका है, एक साधारण सा चमकता हुआ जली जैसा आकार, और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक है, एक जटिल गोला जिसमें बहुत सारे अंगक या ऑर्गेनेल्स भरे हुए हैं। ये दोनों इतने अलग क्यों हैं? क्योंकि प्रोकैरियोटिक बहुत छोटे और आदिम होते हैं, इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता और केवल एक क्रोमोसोम होता है, जैसे बैक्टीरिया। जबकि यूकैरियोटिक बड़े होते हैं, सुस्पष्ट केंद्रक होता है और सारे झिल्ली वाले अंगक मौजूद होते हैं, जैसे पौधे और जंतु। कैलाश सर, तो क्या हम इंसान यूकैरियोटिक हैं? बिल्कुल काव्या, हम आदिम प्रो वर्जन नहीं है, हम जटिल और उन्नत यूकैरियोटिक हैं। हाँ, हम एडवांस्ड वर्जन हैं। अरे सर, रेड अलर्ट बॉक्स, इसमें क्लोरोफिल के बारे में कुछ लिखा है। हाँ, बहुत जरूरी पॉइंट। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल बस एक झिल्लीदार थैली में होता है, जबकि यूकैरियोटिक पौधों में ये एक व्यवस्थित प्लास्टिड के अंदर होता है। अच्छा, प्लास्टिड, इसे याद रखूंगी। चलो अब अगली स्लाइड की फैक्ट्री में चलते हैं काव्या। फैक्ट्री, सेल के अंदर। हाँ, इसे अंतर्द्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कहते हैं। देखो, इस स्लाइड पर मुड़ी हुई ट्यूब्स का एक 3D नेटवर्क है। इसका आधा हिस्सा नीला है जिस पर छोटे छोटे दाने चिपके हैं, और आधा हिस्सा बैंगनी और बिल्कुल चिकना है। ये दाने क्या है सर? ये दाने राइबोसोम हैं। जिस हिस्से पर ये चिपके होते हैं उसे खुरदरी ER यानी RER कहते हैं, और ये प्रोटीन बनाती है। और जो हिस्सा चिकना है SER, वह वसा यानी लिपिड बनाता है। और सबसे खास बात, यही प्रोटीन और वसा मिलकर कोशिका की बाहरी झिल्ली बनाते हैं। एक डाउट है कैलाश सर, फैक्ट्री ने सामान तो बना दिया, पर ये कोशिका झिल्ली तक पहुंचता कैसे है? इसका जवाब मैं तुम्हें अगली स्लाइड में दूंगा, जहां हमारे पैकर्स एंड मूवर्स इंतजार कर रहे हैं। ओहो, सस्पेंस। पर रुकिए, उससे पहले यहाँ एक रेड अलर्ट बॉक्स है, इसमें लिवर के बारे में कुछ लिखा है। बहुत बढ़िया पकड़। कशेरुकी जीवों यानी रीढ़ की हड्डी वालों के लिवर में SER का एक बहुत अहम काम है। यह शरीर में आए किसी भी जहर या दवा को निराशीकरण यानी डिटॉक्सिफाई करता है। वाओ, ये तो सच में लाइफ सेवर है। चलो अब अगली स्लाइड पर तुम्हारे उस ट्रांसपोर्ट वाले सवाल का जवाब देखते हैं काव्या। जी सर, यहाँ चपटी थैलियों का एक स्टैक चमक रहा है और उसमें से छोटे छोटे बुलबुले पैक होके बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, ये गोल्जी उपकरण है, हमारे पैकर्स एंड मूवर्स। ER में बने पदार्थों को स्टोर करना, उनमें बदलाव करना और उनकी पैकेजिंग करना इसका काम है। ये सामान्य शक्कर को जटिल शक्कर में भी बदलता है। तो कैलाश सर, मतलब गोल्जी खुद कुछ खास नहीं बनाता, सिर्फ दूसरों के सामान की पैकिंग करता है? ऐसा नहीं है काव्या।
यह शक्कर में बदलाव तो करता ही है, साथ ही यह एक बहुत ही खतरनाक चीज भी बनाता है, लाइसोसोम। ओहो, लाइसोसोम। और सर यहाँ एक रेड अलर्ट भी है। हाँ, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। परीक्षा में पूछा जाता है कि कैमिलो गोल्जी को उनकी ब्लैक रिएक्शन तकनीक के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1906 नोबेल प्राइज, ठीक है। अब जल्दी बताइए ये लाइसोसोम क्या है? पर हम अगली स्लाइड पर चलते हैं काव्या, जहां मामला थोड़ा खतरनाक हो जाता है। ये विजुअल तो सच में डरावना है। एक जहरीला चमकता हुआ गोला एक बैक्टीरिया को नष्ट कर रहा है और उसके बगल में एक बायोहैजर्ड का निशान बना है। हाँ, ये लाइसोसोम है, कोशिका का सफाई कर्मचारी। इसके अंदर बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं जिन्हें असल में RER बनाता है। ये बाहरी बैक्टीरिया और कोशिका के टूटे फूटे अंगों को पचाकर साफ कर देता है। एक मिनट कैलाश सर, मुझे डर लग रहा है। अगर इसके एंजाइम इतने शक्तिशाली है तो क्या ये कभी गलती से अपनी ही कोशिका को नहीं जला देते? तुम्हारा सवाल बहुत सटीक है और इसका जवाब तुम्हारे रेड अलर्ट बॉक्स में ही छिपा है। देखो क्या लिखा है। अरे हाँ, रेड अलर्ट बॉक्स। इसमें लिखा है आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग्स। बिल्कुल। जब कोशिका खुद खराब या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं और अपने ही एंजाइम से अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है। बाप रे, ये तो अपनी ही जान ले लेता है। हाँ, पूरे शरीर को बचाने के लिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं काव्या, कि इस पूरे शहर को चलाने के लिए ऊर्जा कहां से मिलती है। सेल का पावर हाउस। एकदम सही, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां एक 3D कैप्सूल है जिसकी अंदरूनी झिल्ली बहुत मुड़ी हुई है और देखो उसमें से सुनहरे रंग के चमकते हुए ATP लिखे सिक्के कैसे बाहर निकल रहे हैं। वाओ, ATP के सिक्के। हाँ, ये जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनाता है। ATP कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी है। एक डाउट है सर, ये जो अंदर वाली झिल्ली है ये मुड़ी भी क्यों होती है? ये सीधी क्यों नहीं हो सकती? बहुत अच्छा सवाल है। मुड़ने से उसका सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जगह ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा ATP बन सकेगा। ओहो, स्मार्ट डिजाइन। और सर यहाँ रेड अलर्ट बॉक्स में लिखा है कि इसका अपना DNA होता है। हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बड़ा रहस्य है। इसका अपना DNA और राइबोसोम होता है, इसलिए ये अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है। ये पूरी तरह केंद्रक पर निर्भर नहीं है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं काव्या, जो सिर्फ पौधों में पाई जाती है। जी सर, यहाँ 3 अलग-अलग 3D गोले हैं। एक हरा जिसमें सिक्कों के ढेर हैं, एक चमकता हुआ लाल नारंगी और एक बिल्कुल सफेद। ये प्लास्टिड्स हैं। हरे रंग के क्लोरोप्लास्ट पौधों का रसोई घर हैं, जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। सफेद ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, तेल और प्रोटीन को स्टोर करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनका भी अपना DNA और राइबोसोम होता है। कैलाश सर, अगर पौधों के पास क्लोरोप्लास्ट नाम की रसोई है तो क्या उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं होती? बहुत ही तार्किक सवाल है। देखो, रसोई यानी क्लोरोप्लास्ट सिर्फ खाना बनाती है ग्लूकोज के रूप में, लेकिन उस खाने को तोड़कर उसमें से असली ऊर्जा यानी ATP निकालने का काम तो माइटोकॉन्ड्रिया ही करेगा ना। अच्छा, मतलब खाना बनाना अलग और उससे एनर्जी निकालना अलग। समझ गई। और सर, रेड अलर्ट बॉक्स में लिखा है कि फूलों का रंग क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। बिल्कुल सही। फूलों और फलों का जो चमकीला रंग हम देखते हैं वो उसी लाल नारंगी क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। वाओ। अब हम अगली स्लाइड देखते हैं काव्या। बाप रे, ये तो एक बहुत बड़ा पारदर्शी नीले रंग का पानी का गुब्बारा है। इसने तो बाकी सारे अंगों को किनारे की तरफ धकेल लिया है। हाँ, इसे रसधानी या वैक्यूल कहते हैं। पादप कोशिका यानी पौधों में ये बहुत बड़ी होती है, 50 से 90% जगह घेर लेती है। ये कोशिका को स्फीति यानी टर्जिडिटी और कठोरता देती है। इसमें शर्करा और अमीनो अम्ल भरे होते हैं। लेकिन कैलाश सर, पौधों को इतनी बड़ी स्टोरेज थैली की जरूरत क्यों है? क्योंकि काव्या, जंतुओं की तरह पौधों के पास पसीना बहाने या अपशिष्ट निकालने का कोई सिस्टम नहीं होता है। इसलिए उन्हें अपना सारा अतिरिक्त भोजन और कचरा इसी रसधानी में जमा करके रखना पड़ता है। ओहो, तो ये इनका डस्टबिन और स्टोर रूम दोनों है। और सर, रेड बॉक्स, इसमें अमीबा लिखा है। हाँ, परीक्षा में आता है कि एक कोशिकीय जीव अमीबा अपने भोजन का पाचन अपनी खाद्य रसधानी यानी फूड वैक्यूल के अंदर ही करता है। ठीक है, अमीबा की खाद्य रसधानी। चलो अब अगली स्लाइड पर इन दोनों की आमने सामने तुलना करते हैं काव्या। जी सर, ये 3D चमकता हुआ तुलनात्मक टेबल है।
हरे टिक और लाल क्रॉस लगे हैं। हाँ, परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कोशिका भित्ति पौधों में हाँ, जंतुओं में नहीं। हरित लवक पौधों में हाँ, जंतुओं में नहीं। रसधानी पौधों में बहुत बड़ी, जंतुओं में बहुत छोटी या अनुपस्थित। एक सेकंड सर, यहाँ केंद्रक की स्थिति में लिखा है कि पौधों में केंद्रक किनारे पर होता है, ऐसा क्यों? याद करो पिछली स्लाइड में तुमने क्या देखा था? वो पानी का बड़ा सा गुब्बारा, रसधानी, उसने केंद्रक को धक्का मारकर किनारे कर दिया है। बिल्कुल सही पकड़ी। लेकिन सर, एक गड़बड़ है। इस स्लाइड पर मुझे कोई लाल अलर्ट बॉक्स नहीं दिख रहा है। हाँ, क्योंकि काव्या ये पूरी स्लाइड ही एक महा अलर्ट है। परीक्षा में पादप और जंतु कोशिका का अंतर पक्का पूछा जाता है, इसे पूरा रट लेना। अच्छा, मतलब पूरी स्लाइड ही वीआईपी है। समझ गई। चलो अब सेकंड लास्ट स्लाइड